दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, ये तो वक्त है सबको मजबूर बना देता है। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं बस इसी बात पर आधारित है। एक शहर में एक लड़का और लड़की जो बचपन में दोनों भीख मांगा करते थे और उस लड़का ने उस लड़की का इस प्रकार से साथ दिया कि मेरी नजर में शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का इस परिस्थिति में साथ देगा, शायद ही कोई पति होगा जो ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए अपनी पत्नी का साथ देगा, शायद ही कोई ऐसा दरिया दिल इंसान होगा जो अनजान लड़की का इतना सहयोग करेगा और उसे पढ़ा लिखा करके एक दिन उसने डीएम बना दिया और फिर वो डीएम बनते ही वो लड़का लड़की एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर वो लड़की डीएम बनने के बाद अपने कार्य में लग जाती है, एक दिन निरीक्षण करने के लिए जाती है और फिर अचानक वही लड़का जो उसका साथ देता है, उसे पढ़ाता लिखाता डीएम बनाता है, वही मिल जाता है। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ क्या करती है, वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सब देख करके इस बात को अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बात है तो है क्या, इन मैडम ने इनके साथ किया तो किया क्या। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी आपको भावुक कर देगी, आपके दिल को छू कर निकलने वाली है, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। क्योंकि इंसान के जीवन में इंसान के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसकी गरीबी होती है और गरीबी में इंसान कुछ भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता, बस उन्हीं से जूझता रहता है। एक शहर में एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था और सीमा अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। और सीमा जब अपने माँ बाप के साथ रहती थी तो कक्षा 5 में पढ़ाई करती थी, लेकिन वक्त के चलते उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिल जाते हैं हजारों यार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो बिल्कुल खास होता है। क्योंकि वो लड़की के जब माता पिता गुजर जाते हैं वो अकेली रह जाती है। लगभग उस लड़की की उम्र 12-14 साल की थी और जब वो अनाथ हो जाती है तो उसके चाचा चाची जो भी रिश्तेदार होते हैं वो उसे स्वीकारना पसंद नहीं करते और सभी लोग उसे धिक्कार देते हैं कि हम अपने घर नहीं रहने देंगे। अब वो लड़की बहुत ज्यादा निराश मायूस हो जाती है और वहां से फिर चली जाती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूं अपनी जीविका चलाने के लिए। तब वो मजबूर होकर के रोड पर भीख मांगने लगती है। कभी रोडवेज स्टैंड पर जाती है तो कभी मंदिर के गेट पर जाकर के भीख मांगने लगती है। इस प्रकार से वो गुजारा कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम रवि था और लड़की का नाम सीमा था। तो वो लड़की को जब देखता है रवि तो कहता है कि तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो, आखिर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तब वो उसकी बात सुनकर के रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं उन सभी ने मुझे ठुकरा दिया है और कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तब वो रवि कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, भगवान जब रास्ते कुछ बंद कर देता है तो एक रास्ता खोल भी देता है और तुम मेरे पास आई हो तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अब रवि और सीमा दोनों मिलकर के वहीं पुल के नीचे बैठ करके भीख मांगने लगते हैं। लेकिन वक्त बीतता चला जाता है धीरे धीरे। यूं ही फिर एक दिन रवि के दिमाग में आता है कि यहाँ पर कुछ भीख नहीं मिलती, इससे हम लोगों का पेट भी नहीं भर पाता। तब वो कहता है कि ऐसा करो सीमा, तुम मेरे साथ मंदिर चलो, मंदिर के गेट पर वहां बैठ करके भीख मांगेगी, क्योंकि वहां पर दर्शन करने वाले जो यात्री आते हैं, दानदाता आते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे दे करके जरूर जाते हैं। यही विचार करके वो उस सीमा को लेकर के मंदिर के गेट पर भीख मांगने के लिए चला जाता है। तब एक तरफ तो वो रवि बैठ जाता है भीख मांगने के लिए, एक तरफ सीमा भीख मांगने लगती है। लेकिन रवि जब भीख मांग रहा था तभी उसकी नजर सीमा पर पड़ जाती है और सीमा एक किताब को निकाल करके आगे रखे हुए थी और उसे पढ़ रही थी और कोई जब सामने आ जाता था तो उससे भीख भी मांग रही थी। ये दृश्य देख करके रवि बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि क्या सीमा की रुचि पढ़ाई में है
तब जब वहां भीख मांग लेते हैं, वो 1-2 घंटे भीख मांगते हैं, उसके बाद में रवि सीमा को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, क्या सीमा तुम पढ़ाई कर रही थी इस किताब में, आखिर पढ़ना चाहती हो? तब वो कहती है कि रवि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अरे हमारी किस्मत में कहाँ पढ़ना लिखना लिखा है, हमें तो अपना पेट भरना मुश्किल पड़ा है और हम कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। तब वो पूछता है कि आखिर सच बताओ, क्या तुम्हें पढ़ने में रुचि है और तुम कितनी पढ़ी हुई हो, क्या तुमने पहले कभी पढ़ाई की थी? तब वो कहती है कि हाँ रवि, जब मेरे माँ बाप जीवित थे तो मैं कक्षा 5 में थी और जब वो गुजर गए तो बस वही एक किताब मैं अपने साथ लिए घूम रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इसे जब पढ़ती रहती हूँ तो मुझे अभ्यास बना रहता है और मैं भूलती नहीं हूँ। ये विचार करके रवि कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो आज से तुम भीख मांगना बंद कर दो, जितना पैसा लगेगा जो भी भीख मैं मांगूंगा और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। तब सीमा कहती है कि रवि कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लगता है और इतना आसान नहीं है पढ़ना। तब रवि कहता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो रुचि देखी है, वो जज्बात देखा है आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कि शायद तुम पढ़ सकती हो। तब रवि उसे लेकर के उसी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में जाता है और उन दोनों की हालत देख करके वो चपरासी स्कूल में घुसने नहीं देता कि यहाँ पर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। रवि कहता है कि भाई मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, यहाँ पर मैं इनका एडमिशन कराने आया हूं सीमा का। तब वो कहते हैं क्या पागल हो गए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम भीख मांगने वाले इस स्कूल में पढ़ लोगे, यहाँ तो बहुत सारी फीस जाती है महीने की। रवि बहुत ज्यादा विनती करता है, तब प्रिंसिपल से जाकर के मिलता है तो प्रिंसिपल से कहता है कि प्रिंसिपल साहब आप सीमा का एडमिशन कर लीजिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम आपको देते रहेंगे। प्रिंसिपल पहले तो मानता नहीं है बात के लिए, जब मान भी जाता है तो कहता है कि तुम्हें टाइम पर फीस भरनी पड़ेगी, तब जाकर के हम तुम्हारा एडमिशन करेंगे। रवि कहता है ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, टाइम पर आपको फीस मिल जाएगी। अब रवि सीमा का एडमिशन स्कूल में करा देता है और फटे पुराने वस्त्र थे। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि पहले तो इनके वस्त्र सही कराओ और इन्हें पुस्तकें खरीद करके दो, तब कॉलेज भेजना। लेकिन उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं था, उधर तो उसने एडमिशन कराया था और दूसरे दिन जाकर के उसने सीमा के लिए स्कूल की ड्रेस खरीदी, सिलवाई और फिर किताबें नहीं खरीद पाया था तो एक कॉपी वो दे देता है सीमा के लिए कि तुम इस कॉपी को लेकर के पढ़ने जाया करो, तब तक मैं और व्यवस्था कर दूंगा। इधर सीमा एक कॉपी लेकर के जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो उसके क्लास के जो बच्चे होते हैं, 5वीं क्लास में उसमें एडमिशन लिया था, वो सब उसकी भिखारन कह के मजाक बनाते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था। लेकिन वो सोचती थी कि हर इंसान की आदतें होती है कि इंसान उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। आज इनका वक्त है जो हमारी मजाक बना रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन वो पढ़ने में इतनी होशियार थी सीमा कि जो क्लास के बच्चे थे वो किसी भी कार्य में अटक जाते थे तो वो सीमा से ही पूछते थे। इस प्रकार से जब उसने कुछ पैसा एकत्र कर लिया तो उसके लिए पुस्तकें खरीद दी और फिर रात दिन मजदूरी करता है, भीख मांगता है और वो सीमा को पढ़ाता है और सीमा बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। और सीमा फिर जब 8वें क्लास में पहुंचती है उस वक्त तक वो केवल रवि के पास रहती थी और एक पुल के नीचे उन्होंने एक झुग्गी बना ली थी। उस झुग्गी में दोनों लोग रहते थे और सीमा वहीं से पढ़ने के लिए जाया करती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। साथियों, जब आगे की पढ़ाई जब करती है और सीमा उधर जवान भी हो जाती है, लगभग इंटर कर लेती है, तब रवि सोचता है कि देखो सीमा जवान हो चुकी है और फिर पुल के नीचे खुले में रहना जवान लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनके रहने की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। अब रवि सीमा के लिए एक गर्ल हॉस्टल में भेज देता है और वहीं उसकी पढ़ाई शुरू करवा देता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और फिर वो अपनी पढ़ाई को पूरी करती चली जाती है, इंटर ग्रेजुएट कर लेती है और ग्रेजुएट करने के बाद उसके इतने नंबर आते हैं कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप आती है। बात सोशल मीडिया पर छा जाती है कि एक गरीब लड़की ने पूरे कॉलेज में और पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ा नाम होता है। तब वो जब ग्रेजुएट कर लेती है तब रवि के पास आती है अपने हॉस्टल से और कहती है कि रवि देखो, अब बहुत पढ़ाई कर ली है लेकिन अब तुम ऐसे कहाँ तक पैसा कमाते रहोगे और तुम
रात दिन मेहनत करते हो, तुम अपनी तरफ देखो, तुमने अपना बिल्कुल शरीर सुखा लिया है काम करते करते। रवि कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं करूंगा। लेकिन एक बात और अच्छी थी कि इंटर से लेकर के जब उसने ग्रेजुएट किया था तब उसे छात्रवृत्ति की मदद मिल गई थी। इस वजह से वो कुछ पैसा उसे सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति में मिला था और कुछ रवि ने दिया था। इस वजह से वो ऊपर की पढ़ाई पूरी कर पाई थी। अब रवि का मन बदलता है कि अब इसने इतनी पढ़ाई कर ली तो क्यों ना इसे कुछ पदवी दिलवाई जाए। तब रवि कहता है कि तुम मेरी नजर में ऐसा करो कि तुम डीएम की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि रवि बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था, वो ये भी नहीं जानता था कि डीएम की पढ़ाई क्या होती है। तब वो कहती है कि देखो रवि, ये पढ़ाई करने के लिए मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा, कोचिंग भी लगानी पड़ेगी और फिर बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा। रवि कहता है कि सीमा तुम चिंता मत करो, जब मैंने इतना पैसा खर्च किया है और कुछ पैसा तुम्हें सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति के रूप में मिला था, उससे तुम्हारी मदद हुई थी और अब भी कुछ मदद जरूर मिलेगी और मैं पैसा पैदा करूंगा तो तुम्हारी जो डीएम बनने की पढ़ाई है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि रवि बिल्कुल अनपढ़ था। अब इधर तो रवि मेहनत करता है, मजदूरी करता है और वो हॉस्टल में रह करके यूपीएससी की तैयारी करने लगती है और तैयारी करते करते यूं ही कई साल बीत जाते हैं और पहली ही बार में सीमा जो थी वो फर्स्ट आती है और फिर जिले में तहलका मच जाता है कि फर्स्ट नंबर से अच्छी रैंक हासिल की एक लड़की ने और फिर सोशल मीडिया पर हर जगह उसकी चर्चाएं चलने लगती हैं, पूरी तरह से वो वायरल हो जाती है और लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। फिर वो डीएम के पद पर नियुक्त हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसी बच्चे के लिए इस कार्य में लिया जाता है जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, जिनके अच्छे नंबर होते हैं, अच्छी रैंक से जो पढ़ाई पूरी करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, उन्हीं के लिए सबसे पहले वैकेंसी में भर्ती किया जाता है, उन्हीं के लिए नौकरी मिलती है। इधर सीमा बड़े अच्छे नंबरों से पास होती है और फिर डीएम बन जाती है। एक दिन डीएम बनने के बाद में फिर वो रवि के पास आती है और रवि के लिए गले से लिपट करके रोने लगती है और रवि भी रोने लगता है और कहती है, रवि तुमने नहीं देखा मेरी कितनी सोशल मीडिया पर कितनी न्यूज़ें चल रही थी कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी और फिर मैं एक डीएम बन गई हूँ। रवि भी बड़ा खुश हो जाता है उसकी बात सुनकर के, आखिर हमारी तुम्हारी मेहनत रंग लाई, कोई बात नहीं, अब तुम डीएम बन चुकी हो और अच्छे से अपनी ड्यूटी करो। तब वो रवि से कहती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं डीएम बन चुकी हूं, अब सारा समाधान हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन रवि के दिमाग में एक बात और आ रही थी कि ये डीएम बन चुकी है, मैं एक भिखारी हूं, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा तो लोग इसकी भी मजाक बनाएंगे कि तू एक भिखारी के साथ रहती है, एक इतनी बड़ी अधिकारी होते हुए। फिर रवि ये विचार करके वहां से चला जाता है और उसी शहर में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होता है, हॉस्पिटल, उसके गेट पर एक झुग्गी बना करके रहने लगता है और वहीं गेट पर भीख मांगने लगता है। और उसी शहर में वो डीएम थी, लेकिन उनके दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना मैं रवि को लेकर के आऊं और एक रूम लेकर के उसी पे रहें, रवि से कहें। तब वो जाती हैं रवि को देखने के लिए, लेकिन रवि वहां नहीं मिलता है। हर जगह वो रवि को तलाश करती हैं, लेकिन जब नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। एक मीडिया वाला मैडम का इंटरव्यू लेता है, अपने यहाँ बुलाता है और पूछता है कि मैडम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका डीएम बनने का सफर कैसा रहा, आप किस परिवार से बिलोंग करती हैं। तब वो मैडम मीडिया वाले के सामने कैमरे पर इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, 5वीं कक्षा में थी तब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था, तब मैं भीख मांगने लगी थी और मेरी मुलाकात एक रवि नाम के लड़के से हुई थी, वो भी एक भीख मांगता था। उसने मेरा इतना सहयोग किया, इतनी मदद की कि रात दिन उसने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और डीएम बना दिया। लेकिन मेरा जो डीएम बनने का जो सपना था उन्हीं के द्वारा, रवि के द्वारा पूरा हुआ है और ये सारा क्रेडिट उन्हीं के लिए जाता है। इधर रवि चाय की दुकान पर बैठा हुआ टीवी में ये सब देख रहा था। तभी मीडिया वाला पूछता है कि मैडम जी, वो रवि नाम का लड़का है कहाँ? तब वो कहती हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, एक बार केवल डीएम बनने के बाद मेरी मुलाकात हुई थी, बस उसी दिन से मुझे नहीं मिलता, मैंने कई जगह उसे तलाश किया लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। तब मीडिया वाला कहता है कि मैडम जी, आपने अभी तक शादी भी नहीं की है, आखिर
शादी आप कब करेंगी, आपके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होगी। तब वो कहती है कि हाँ मैं शादी तो करूंगी और जल्दी करूंगी, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, बस शादी उसी के साथ करूंगी। तब मीडिया वाला पूछता है कि मैडम जी आखिर वो कौन लड़का है खुश नसीब जिससे तुम शादी करना चाहती हो। वो कहती है ये वक्त ये बताने का नहीं है कि मैं किससे शादी करूंगी और वो कौन लड़का है, वक्त आने पर आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं किससे प्यार करती हूँ। ये इंटरव्यू देने के बाद वहां से चली जाती है। ये बात सुनकर के उधर रवि जो चाय की दुकान पर टीवी देख रहा था, उसकी भी आंखें भर आती हैं, भावुक हो जाता है और मैडम जी भावुक हो जाती हैं, फिर वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीतता है। एक दिन वो मैडम उसी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अपने साथियों के साथ निकलती हैं और जब गेट पर पहुंचती हैं तो उनकी नजर उसी रवि पर पड़ जाती है। और रवि जैसे ही देखता है मैडम को तो वो अपना मुंह छिपा लेता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये डीएम है और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और ये मुझसे आकर के मिलेंगी तो फिर लोग इनकी मजाक बनाएंगे कि आखिर एक डीएम एक भिखारी के साथ में क्या इनका कनेक्शन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। वो उनकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा दे, पद पर कोई उंगली ना उठा दे, इस वजह से वो अपना मुंह छिपा रहा था। लेकिन सीमा मैडम तुरंत उसे पहचान लेती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि रवि इस काबिल बनाने के बाद तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, आखिर ऐसी कौन सी हमसे खता हो गई, कमी हो गई जो तुम मुझे छोड़ करके उस पुल के नीचे से भाग आए। मैं तो बार बार वहीं जाती थी, तुम्हें ढूंढती थी, तलाश करती थी, लेकिन किसी ने तुम्हारा पता नहीं बताया। आज अकस्मात तुम मिल गए और फिर भी तुम मुझसे मुंह छिपा रहे हो। मैं जानती हूं तुम मुंह क्यों छिपा रहे हो। तुम इसीलिए तो मुंह छिपा रहे हो कि मैं एक डीएम हूं और तुम एक भीख मांग रहे हो, लेकिन मैं भी किसी दिन भिखारी थी और जो डीएम बनी हूं ये मेरी कोई वजूद नहीं, ये सब तुम्हारा क्रेडिट है, तुम्हारी वजह से मैं डीएम बनी हूं। इसलिए आज के बाद तुम भीख नहीं मांगोगे। और जब उनके चेहरे को और शरीर को जब देखती हैं, वो कमर ओढ़े हुए था, कमर हटाती हैं तो शरीर उनका बहुत दुबला पतला हो चुका था। मैडम उसे देख करके भावुक हो जाती हैं, गले लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। और फिर ये दृश्य देख करके वहीं मीडिया वाले आ जाते हैं। तब मैडम उनका हाथ पकड़ती हैं रवि का और कहती हैं कि तुम उस दिन हमसे इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि आखिर मैडम तुम किससे शादी करना चाहती हो, नाम बताओ। तो देखो ध्यान से, मैं इन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ लक्ष्य प्राप्त मैंने किया है वो सब इन्हीं की वजह से किया है और इन्हें मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहती हूँ। बात सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो जाती है कि एक डीएम ने एक भिखारी से शादी करने का डिसाइड किया है, फैसला किया है। और फिर चारों तरफ चर्चाएं चलती रहती हैं। मैडम उन्हें अपने साथ ले जाती हैं, अच्छा खाना खिलवाती हैं, उनके वस्त्र बदलवाती हैं और अपने आवास पर उसे रखने लगती हैं। और फिर वो बड़े धूमधाम से, बड़े वीआईपी तरीके से वहीं मंडप सजवाती हैं, पंडित को बुला करके तिथि निश्चित करवाती हैं और अपनी रस्म पूरी करती हैं। फिर शादी की तिथि रखी जाती है और बड़ी अच्छी तरह से उनकी धूमधाम से रवि के साथ शादी होती है और फिर वो अपने आगे की जिंदगी बड़े हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।